क्लास का 9वीं क्लास का एनसीईआरटी हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ेंगे। ये 9वीं क्लास के एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है भारत, आकार और स्थिति। इसके बारे में चलिए हम लोग शुरू करते हैं। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में से भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुत उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीक और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। कृषि, उद्योग और तकनीक और सर्वांगीण आर्थिक विकास में काफ़ी प्रगति हुई है। भारत विश्व के इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत का विश्व के इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब भारत की स्थिति के बारे में जानते हैं। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध का मतलब हम अभी समझा देंगे। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 67 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक देशांतर तक फैला है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मतलब कर्क रेखा जो है ना, वो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, जो उत्तरी गोलार्ध में है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार, मुख्य भूभाग भी हम अभी बता देंगे कि मुख्य भूभाग किसको कहते हैं। इसके पूर्व में दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इसको विस्तार से समझें। ये है, सबसे पहले ये समझना जब उत्तरी गोलार्ध कर रहे हैं तो ये देखिए 0 डिग्री जो ये समझ में आ रहा है, एक लाइन है, ये 0 डिग्री एक लाइन है, तो इसको बोलते हैं इक्वेटर। तो इक्वेटर के ऊपर में जो भी चीज़ें हैं वो सब उत्तर में है और जो नीचे है वो दक्षिण में है। और जो बीच की मध्याह्न रेखा मेडिटेरियन लाइन है, उसके जो बाएं तरफ है वो सारा पश्चिम है, इधर वेस्ट, और जो सब इस तरफ है वो पूरा का पूरा ईस्ट है। जितना ही नीचे है ये साउथ है, ऊपर वाला नॉर्थ है। भारत ये है यहाँ। अब आपको देखना है कि भारत कहाँ है। उत्तरी गोलार्ध में है, पूरी तरह ये ऊपर है। ठीक, ये अपना इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में है। और साथ में उत्तरी के साथ ये क्योंकि प्रधान मध्याह्न रेखा से दाहिने तरफ है, मतलब ये पूरब में है। तो कुल मिला के ये उत्तर पूरब में, दुनिया के ग्लोब पर उत्तर पूरब में स्थित है। एक चीज़। दूसरा क्या बताया गया है, इसके दक्षिण पूरब में, भारत के दक्षिण पूरब जो मुख्य भूभाग है उसको इसको बोलते हैं, जो भारत का मेन लैंड है ना, ये सारे टापू वापू छोड़ दें तो बस ये जो मेन लैंड है इसको बोलते हैं मुख्य भूमि। इस मुख्य भूमि के दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण ये हो गया नीचे वाला भाग और पश्चिम ये, इसको बोलते हैं अंडमान निकोबार। ठीक, इसको बोलते हैं अरेबियन सी। अंडमान निकोबार इस तरफ को बोलते हैं, बोलने में गड़बड़ हो गया, तो अरेबियन सी बोलते हैं, अरब सागर इस तरफ के इलाके को। ठीक, अरब सागर। और इस तरफ को बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। पूरब के तरफ जो हिस्सा है उसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, जो ये पानी पूरा महासागर है। इस पूरे को बोलते हैं हिंद महासागर। इस पूरे को बोलते हैं हिंद महासागर। हिंद महासागर में 2 हिस्सा है जो भारत को घेरे हुए है, अरब सागर जो पश्चिम में है और बे ऑफ बंगाल जो पूरब में है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। जो 23.5 डिग्री रेखा है, ये लगभग जो 23.5 डिग्री है, मोटा मोटी भारत को यहाँ से बीच से काटती है। 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री इक्वेटर से 23.5 डिग्री ऊपर के रेखा को कर्क और 23.5 डिग्री दक्षिण के रेखा को मकर रेखा कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। साथ में भारत के विस्तार को याद रखना है, यहाँ से पूर्वी और पश्चिमी विस्तार को याद रखना है और उत्तरी और दक्षिणी विस्तार को याद रखना है। आगे के मैप में अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे इसका विस्तार है। जो लोग हम लोग अभी पढ़ रहे थे 8 डिग्री से लेकर 97 डिग्री तक जो था वो है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। अब आ जाइए, भौगोलिक क्षेत्रफल का, अब यहाँ से शुरू करते।
भारतीय संघ, क्या आप जानते हैं भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, सन 2004 में सुनामी के लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। तो भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? तो इंदिरा बिंदु है, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। जबकि मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु कहाँ है? कन्याकुमारी में है। ध्यान रखना, केप कोमोरिन में है कन्याकुमारी, जिसके नाम से जानते हैं। ठीक, ध्यान रखना है। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट 2004 के सुनामी में डूब गया, ये कहीं इस जगह पर है। अंडमान निकोबार कहाँ है अपना द्वीप समूह? तो उधर है, ये इधर कहीं आसपास में है। अभी हम बताएंगे आगे, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आगे चलते हैं आकार के बारे में। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 वर्ग किलोमीटर है। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है, ये भी याद रखिएगा। चित्र 1.2 से स्पष्ट है, भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है। भारत क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर की है और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मिला के तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। ये आपको ध्यान रखना है। जो भारत का ये कुछ हिस्सा इधर पानी में लगा है और कुछ हिस्सा लैंड के साथ है। जो तो सीमांकन है ना, भारत की सीमा 15,200 किलोमीटर लैंड वाली सीमा है, किसी न किसी देश के साथ, भूमि से साथ कनेक्टेड है। जबकि 7,516 किलोमीटर की सीमा समुद्री लेन वाला, समुद्र के तट के किनारे किनारे लगा है। तो ये ध्यान रखना है। इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी शामिल है और अरब सागर का जो द्वीप समूह है वो सारे भी शामिल है, लक्षद्वीप वगैरह। तो ये आपका ध्यान रखिएगा। भारत के उत्तर में, ये ध्यान रखना है सब, भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी सीमा को नवीन बलवत पर्वत है। अब आपको एक ऐसे समझाने के लिए खींच देते हैं ताकि बार बार करना ना पड़े। मोटा मोटी ऐसा है, भारत नक्शा के ऊपर नहीं जाना है, सब ठीक ही चल रहा है। तो भारत के उत्तर पश्चिम इसको बोलते हैं। ठीक, अब क्यों ऊपर ये हो गया? भारत को अगर बीच से बांटे हैं तो उत्तर पश्चिम कौन होगा? ये। तो भारत के उत्तर पश्चिम में क्या है? तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर उत्तर पश्चिम और उत्तर पश्चिम, पूर्व और उत्तर पश्चिम, मतलब ये सब में पूरा में नवीन बलित पर्वत है, नया पर्वत है ना, मुड़दार नया पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा और इसका जो दक्षिण का भूभाग है, भारत को इस जगह से अगर आप बीच से बांटते हैं तो यहाँ से जो दक्षिण का जो भूभाग है, दक्षिण कौन सा आएगा? ये। तो दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा, मतलब उत्तर दक्षिण का भूभाग तो यहाँ से शुरू हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक में कौन उत्तर होगा? उत्तर ये होगा, दक्षिण ये होगा। तो ये कह रहा है कि दक्षिण का जो भूभाग है, मतलब भारत के दक्षिण में जो भूभाग है, उत्तर में चौड़ा, ये वाला चौड़ा है और दक्षिण में सकरा हो गया है, यही बताया गया है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा हो गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। अभी जो हम अभी समझा रहे थे आपको, ये पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, 22 डिग्री यहाँ जब हम लोग लेते हैं तो यहाँ से चौड़ा है और धीरे धीरे हिंद महासागर में ये पतला होता चला गया है, ये पतला। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व बंगाल की खाड़ी स्थित है। चित्र 1.3 को देखिए कि अक्षांश और देशांतर लगभग 30 डिग्री। नीचे एक चित्र दिया होगा, ये वाला में। अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे, ध्यान करेंगे, केवल ध्यान रखिएगा ऊपर जो अभी पढ़े हैं। परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता। लंबाई और चौड़ाई भारत का लगभग बराबर है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार, मतलब ऐसा वाला उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्राप्त होता है। उत्तर से दक्षिण वाले में इसमें कम लगता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत का
मानक में उत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात के अवधि पर पड़ता है। अब ध्यान रखना है, दिन और रात का जो टाइम है वो किस पर आधारित है? अक्षांश पर। जो आप ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ये एक अक्षांश, दो अक्षांश, इस पर दिन और रात का जो प्रभाव है, एक अक्षांश, दो अक्षांश, तीन अक्षांश, देशांतर पर समय का प्रभाव पड़ता है, जबकि अक्षांश पर दिन रात का। अब आइए नीचे, 82 डिग्री 30 मिनट मतलब 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर को भारत का मानक में उत्तर क्यों माना गया है? कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है? ये दोनों प्रश्न कब जवाब देना भी देंगे। भारत तथा विश्व, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम में मध्य में स्थित है। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। इसका मतलब है कि भारत जो है ना, एशिया महाद्वीप के मध्य में है। तो जब हम सेंट्रल एशिया की बात करेंगे, ये देखिए भारत कहाँ है, ये एशिया महादेश का नक्शा है। इसका बीच कहाँ होगा? यहाँ है ना, यहाँ से लेके तो ये पूरा बीच ही होगा, ऊपर में भी नीचे में भी कहीं भी। तो हम लोग हैं मध्य एशिया के दक्षिण में, तो आप साउथ सेंट्रल एशिया कह सकते हैं, है ना। हम लोग मध्य एशिया के, और कई बार हम लोग को बोला जाता है कि ईस्ट साउथ एशिया, मतलब थोड़े से पूरब के भी, लेकिन हम लोग सेंट्रल एशिया के देश में आते हैं। काउंटिंग, इसका ध्यान रखेंगे। अब आगे चलते हैं। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप के दक्षिण विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों से मिलता है, ये ध्यान रखना है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्व में एशियाई देशों से मिलता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। ये देखना है, ये जो हिंद महासागर है ना, हिंद महासागर, ये है यूरोप। तो यूरोप के पश्चिम से जो मिलता है, ये देखिए क्या लिखा है इधर। अब यूरोपीय देशों के पूर्वी और एशियाई देशों से, पश्चिम में यूरोपीय देशों से और पूर्व में एशियाई देशों से मिलता है। देखिए हिंद महासागर ये है। हिंद महासागर का पश्चिमी किनारा कौन सा होगा? पश्चिमी। तो पश्चिमी किनारा इस तरफ वाला होगा और पूर्वी इस तरफ होगा। पूरब में तो हम लोग के तरफ एशिया से मिलता है, और जबकि पश्चिम में ये यूरोप से मिलता है। इसका किनारा ध्यान रखिएगा, हिंद महासागर के बारे में कहा जा रहा है। अब आगे चलते हैं। भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है, और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। तो यहाँ एक चीज़ लिखा था कि ये शीर्षवत फैला हुआ है। दक्षिण का पठार, आप पीछे के भाग में पढ़े होंगे कि जो पठारी इलाका है कहाँ कहाँ है, तो आप देखे होंगे भारत के दक्षिण में पठार है। इस इलाके में पूरा पठार फैला हुआ है ना। ये पूर्वी पठार है, ये पश्चिमी पठार है, तो ये पठार फैला हुआ है। ये देखिएगा तो शीर्षवत मतलब सीधे हिंद महासागर में है। तो इसका ध्यान रखना है। ये देशों का क्षेत्रफल के हिसाब से दिया है कि कौन देश सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा रूस है, और उसके बाद कनाडा, फिर बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। भारत से ठीक बड़ा ऑस्ट्रेलिया है, और सबसे बड़ा रूस है, और रूस के ठीक बाद कनाडा है। ये याद रखिएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, चौथे नंबर पर चीन, पाँचवें नंबर पर ब्राज़ील है। तो चौथा चीन ध्यान रखना है, और पहला रूस याद रखना है। 8वां 7वां भारत, इसको याद रखना है।
अब है भारत का एक नक्शा मैप दिया गया है और इसमें कुछ चीज़ों की जानकारी देगी। भारत जो टोटल फैला हुआ है दुनिया में, उस कितना कहाँ से कहाँ तक है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक। यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक। लगभग 30 डिग्री का फ़र्क जो है दोनों में है, दोनों लंबाई और चौड़ाई में है। अब 30 डिग्री का मतलब होता है 2 घंटा, 15 डिग्री 1 घंटा के बराबर होता है। 15 डिग्री 1 घंटा के बराबर होता है। 30 डिग्री 2 घंटा के बराबर होता है। तो 2 घंटा माने अगर यहाँ 2 बजा होगा तो यहाँ 4 बजा होगा, यहाँ 6 बजा हुआ है तो यहाँ 8 बजा हुआ, 2 घंटा का फ़र्क होगा। इस समय को मिलाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, भारत के बीच का एक समय रेखा मान लिया कि भाई इधर से 1 घंटा कम हो जाए, इधर से 1 घंटा कम हो जाए, और बीच का कोई जगह मान लो जिसको हम लोग मानक मयोमेत्र कहते हैं, है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिससे नापा जाता है। तो उसका ध्यान रखना। ये देशांतर रेखाएं अपने यहाँ 82.5 डिग्री है। क्यों है? क्योंकि ये भारत के लगभग बीच से भी गुजरती है, दाहिने और बाएं, ईस्ट और वेस्ट के बीच से, पूर्व पश्चिम के बीच से भी गुजरती है। इन सब के अलावा आपको देखना है कि भारत की जो चौड़ाई 2933 किलोमीटर है और भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 3214 किलोमीटर और पूर्व पश्चिम 2933 किलोमीटर। 2900 और 3200 याद रखना है, 300 किलोमीटर ज़्यादा ऊपर नीचे में इसकी ऊंचाई है। 8 डिग्री 4 मिनट क्या है? वो तो है सिर्फ और सिर्फ मुख्य भूमि का, जबकि हमारा लैंड कहाँ तक है? यहाँ तक, जिसको 6 डिग्री 45 मिनट से शुरू हो जाता है। हम लोगों का जो कार्य क्षेत्र है, प्रशासनिक क्षेत्र, 6 डिग्री 45 मिनट तक है। तो मुख्य भूमि का जब भी बात आए तो 8 डिग्री 4 मिनट, जबकि अपना सबसे बड़ा, अपना कितना दूर तक अपना है दक्षिणतम, तो 6 डिग्री 45 मिनट से भारत की सीमा शुरू हो जाती है, जो कि अंडमान निकोबार से शुरू होता है और यहीं इंदिरा पॉइंट भी है। अब चलते हम लोग आगे। एक मैप दिया गया है, इसमें कुछ चीज़ें दिखाई गई है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मार्ग वगैरह दिखाया गया है। चलिए अब आगे चलते हैं। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभाग से होकर था। पहले क्या था, हम लोग समुद्र से ज़्यादा आपस में भूभाग से कनेक्टेड थे दुनिया के देशों से। उत्तरी पर्वतों के दर्रे से अनेक प्राचीन यात्री भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों के प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ, आपको याद रखना, भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया के साथ, पश्चिम मध्य का मतलब क्या है, ध्यान रखना है, पश्चिम और मध्य के देश जैसे ईरान वगैरह जो देश के साथ, तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देश जैसे इंडोनेशिया वगैरह के अद्भुत संपर्क रहा। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े का व्यापार, अन्य सामान भारत के विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। भारत के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों में ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबजों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखने को मिलता है। अब आगे, भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 59 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ। क्या आप जानते हैं, सन 1947 से पूर्व भारत 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभु सत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था, ऑटोनोमस होते थे।
ये एक मैप है भारत और उसके पड़ोसी देशों का मैप है, थोड़ा आप इसको देख लेंगे। चलिए, दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी दो द्वीप समूह श्रीलंका और मालदीव हैं। पानी के साथ जो हमारे पड़ोसी देशों की सीमा लगती है वो श्रीलंका और मालदीव। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटी समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। ध्यान रखना, समुद्री रास्ता पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है भारत और श्रीलंका के बीच में। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत की भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपने एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। अब यहाँ आते हैं। क्या आप जानते हैं स्कूल भुवन एक पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। यह NCERT पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन NCERT की एक पहल है। आप माध्यमिक स्तर से संबंधित भारत के विभिन्न मानचित्रों को देख सकते हैं। तो आपको क्या है, भुवन पोर्टल एक बार देखना है। तो ये खत्म हो गया, अब इसको देखते हैं। कुछ सवाल जवाब है। निम्नलिखित 4 उत्तरों में से उपयुक्त उत्तर चुनिए। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? तो कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती है आपको ध्यान बताना है। तो सबसे पहले ये देखिए, आपको इधर दिया था कि नहीं पढ़ना था, लेकिन आपको मानचित्र देख के याद रखना था कि क्या क्या देखना। कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, और यहाँ एक कोई जगह छूट गया और अभी हम लोग को पता चल जाएगा। राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से जाती है, त्रिपुरा से जाती है, उड़ीसा से नहीं जाती है, उड़ीसा के ऊपर झारखंड से निकल जाती है। ये उड़ीसा से नहीं जाती, उड़ीसा के ऊपर झारखंड से निकल जाती है। तो NCERT कैसे पढ़ना है वो ध्यान में आ गया। मैप वगैरह आप ध्यान में रखेंगे तो ये सवाल दिया हुआ नहीं था, लेकिन वहाँ मैप से पता चल रहा है। भारत के सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो 68-97 याद रखना है। 68 सबसे पश्चिम का है और 97 वाला जो है सबसे पूर्व का है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? उत्तराखंड सबसे ऊपर में है, ध्यान करना है। उत्तर प्रदेश नेपाल से छूता है, ध्यान करिएगा। ये कहाँ से अपना है? ये नेपाल है। यहाँ आ गया अपना उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, और यहाँ आपको ध्यान में आएगा कौन कौन सा बचा हुआ है? बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये रहा आपका सिक्किम और ये रहा पश्चिम बंगाल। ये सब की सीमा नेपाल से लगती है, तो ध्यान रखना है। नेपाल से कितने राज्यों की सीमाएं लग रही है आपको ध्यान रखने के लिए गिना देते हैं। 1 2 3 4 5। ग्रीष्मावकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? आपको ध्यान रखना होगा करावती क्या है? अपना लक्षद्वीप, दमन और दीव की राजधानी है ना। लक्षद्वीप की राजधानी है करावती। तो अंडमान निकोबार पूरब में पड़ता है, ये भूल जाएं। ये करावती क्या है? आप मैप देखेंगे तो और अच्छा से पता चलेगा। ये लक्षद्वीप समूह है, यहीं पर करावती है, ये देख लीजिएगा। करावती कहाँ की राजधानी है, उसी हिसाब से आपको जाना होगा। मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। आप बताइए कि वह कौन सा देश है? भूटान का तो लगता है, तजाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश का लगता है, तजाकिस्तान का नहीं लगता है।
निम्न प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो ये सब पढ़ के अपना देखिएगा। तो यही था।